दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल का एक टॉपिक ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी सोर्स। कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में ऊर्जा किन किन क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है। ऊर्जा का अर्थ होता है हमारा मूल रूप से बिजली। अब ऊर्जा संसाधन को नॉर्मली देखें तो ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरे होते हैं हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब बात करें परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की, तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, अर्थात जिनसे हम ऊर्जा का प्राप्त कर रहे हैं क्या, सदियों से। सदियों मतलब कम से कम 200-400 साल से हम क्या कर रहे हैं, उस तरीके से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। जैसे हम कोयले से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे हम पेट्रोल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, डीजल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में से आते हैं। दूसरा आता है हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का मतलब है कि अर्थात हमने हाल ही में कुछ ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे हम ऊर्जा के नए स्रोत का पता लगा पाए हैं। जैसे हम तापीय ऊर्जा संसाधन है, जैसे हम भूतापीय ऊर्जा संसाधन है, बायोगैस से हम ऊर्जा बनाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा से हम ऊर्जा बनाते हैं, पवन ऊर्जा से ऊर्जा बनाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, हमने नई नई तकनीकें विकसित की है जिससे हम क्या ऊर्जा का निर्माण कर पा रहे हैं। तो ये सारे हमारे जैसे परमाणु ऊर्जा है, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। आगे हम बात करते हैं उपयोग के आधार पे। तो उपयोग के आधार पर भी ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पे, उपयोग के आधार पे। उपयोग के आधार पे देखिए ऊर्जा संसाधन के दो प्रकार। तो इसमें एक तो होता है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब नवीकरणीय का मतलब तो आप साफ ही, चलो एक एक करके पढ़ ही लेते हैं इसको। सबसे पहले आता है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग आप बार बार कर सकते हो। जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा होती है, ना तो सूरज खत्म होने वाला है, ना सूरज की रोशनी खत्म होने वाली है, तो हम उसकी रोशनी का उपयोग किस में करते हैं, ऊर्जा निर्माण अर्थात बिजली बनाने के लिए करते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग करें तो पवन ऊर्जा भी हमारी कभी खत्म नहीं होगी। तो ऐसी ऊर्जा जिसमें जो स्रोत है अर्थात जिसका अपन क्या करेंगे, बार बार उपयोग करेंगे और वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। नवीकरणीय संसाधनों की पर्याप्तता क्या है, उपलब्धता पर्याप्त, अर्थात हमें जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास ये चीज़ उपलब्ध होती है। साथ ही साथ देखें तो इन संसाधनों से प्रदूषण की समस्या भी नहीं होती। इससे क्या होता है, प्रदूषण भी नहीं होता। तो सबसे अच्छे होते हैं हमारे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, बस ये थोड़े से महंगे होते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वो संसाधन होते हैं जो आप बार बार उपयोग में नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इनकी उपलब्धता क्या है, हमारे पास लिमिटेड है, अपर्याप्त है। एक समय के बाद वह समस्या क्या है, वो समाप्त हो जाएंगी। कि जैसे हमारे पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, कोयला है, तो जब आप इनका उपयोग करते हो तो यह पैदा तो हो रहे नहीं है, तो ये क्या हमारे खानों से निकाले जाते हैं। एक दिन खानों के अंदर ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी। जो हमारे तेल के कुएं हैं ये भी एक दिन सूख जाएंगे, तब हम कैसे उपयोग में लेंगे। तो वो सारे संसाधन क्या कहलाते हैं, हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। साथ ही साथ जब इनका आप उपयोग करते हो तब क्या होता है, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि हमारी कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक समय पर खत्म हो जाएंगे। अब बात करें, हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली। अब कौन से ऊर्जा संसाधन से भारत को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा डेटा पुराना है, ज़्यादा भी पुराना नहीं है, 1 साल पुराना है ये डेटा। तो आप क्या इसको समय के साथ चेंज करते रहिए, जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं उसके अनुसार इसको चेंज करते रहिएगा। सबसे पहले तो संभावित क्षमता। संभावित क्षमता कभी बदलती नहीं है। क्या, संभावित क्षमता का मतलब होता है कि हम कितना इससे उत्पन्न कर सकते हैं, हमारे देश की कैपेसिटी कितनी है। जैसे कि जल विद्युत की क्षमता हमारे है 148 गीगावाट। अर्थात हमारे पास जितनी भी नदियां हैं, नहरें हैं, यदि उन सब से हम बिजली बना लें, उन सब से क्या है, बिजली बना लें, तो हम 148 गीगावाट बिजली बना सकते हैं। लेकिन हम बनाते थोड़ी ही इतनी, हमारी बिजली तो कम बनती है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा से हम 748 गीगावाट बिजली बना सकते हैं। ये हमारी क्या है, क्षमता है। पवन ऊर्जा से 695 गीगावाट
बिजली बना सकते हैं। बायोमास से हम 42 गीगावाट बिजली बना सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि यह कभी भी बदलती नहीं है। तो जल विद्युत की हमारी क्षमता कितनी? 148 गीगावाट, सौर ऊर्जा की 748, पवन ऊर्जा की 695, बायोमास ऊर्जा की 42 गीगावाट। 1 गीगावाट का मतलब होता है 1000 मेगावाट, ये तो आपको पहले से पता होगा। तो इस तरह हमने क्षमताएं देख ली, क्षमताएं कभी बदलती नहीं। अब क्षमताओं के विरुद्ध में हमारी स्थापित क्षमता कितनी, कि हमने कितनी प्राप्त करनी शुरू कर दी। अब ये डेटा है 31 अगस्त 2022 का। हाल ही में क्या इसमें डेटा में बदलाव हुआ है, लेकिन आप इसमें थोड़ा चेंज कर ले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये पुराने डेटा के अनुसार ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ही चेंज होता है। सबसे पहले बात करते हैं तापीय ऊर्जा की। तो भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा तापीय ऊर्जा से ही उत्पन्न की जाती है। ये डेटा बदल चुका है, लेकिन आप इसे देख लें। फिर उसके बाद हमारी आती है जल विद्युत से, फिर आते हैं हमारे परमाणु ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, फिर आती है लघु जल विद्युत ऊर्जा। भाई आपसे यही निवेदन है कि जो जिस समय परीक्षा दे रहा हो उसके पास कि जो भी इकोनॉमिक सर्वे आता है, आर्थिक समीक्षा आती है भारत की, तो उस आर्थिक समीक्षा से इसका मिलान करें और इसको अपडेट करते रहें। कुल नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो ये 31 अगस्त 2022 को हमारे 163 गीगावाट बिजली बन रही थी नवीकरणीय से, अर्थात ये वाले थे ना पॉइंट, इनसे में क्या 163 गीगावाट बिजली बन रही है। आगे हम बात करें कि जो प्लांट्स है उसमें केंद्र और राज्य का योगदान कितना है। तो हमारे केंद्र सरकार के जो प्लांट्स है उससे 25% बिजली बन रही है, राज्यों से हमारे 26%, और जो निजी क्षेत्र का 49% योगदान दे रहा है। अब बात करें भारत में 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य, अर्थात जो हमारा एक लक्ष्य निर्धारित था कि 2022 तक हमें जो गया ना, तब तक हमें क्या 175 गीगावाट बिजली बनानी थी। कितनी? 175 गीगावाट बिजली बनानी थी, जिसमें 100 गीगावाट तो हमें सौर ऊर्जा से ही बनानी थी, और 100 गीगावाट में 40 गीगावाट हमें छतों से बनानी थी। किससे बनानी थी? छतों से। तो आप ये तो देख सकते हैं, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, प्राइवेट घर है, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, तो इनमें क्या है, छतों पर क्या है, सोलर प्लेटें लगाई जाएगी, और कम से कम 40 गीगावाट बिजली उससे बनाने की कोशिश की जाएगी। फिर आता है हमारे जो खेत, अर्थात जो बड़े बड़े खेत है, खाली जगह, बंजर भूमि है, वहाँ से हम क्या करेंगे, सोलर फोटोवोल्टिक पार्क लगाएंगे। क्या करेंगे? सोलर फोटोवोल्टिक पार्क लगाएंगे, और उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, 60 गीगावाट बिजली बनाएंगे। ये हमारा टारगेट था कब का? 2022 का। तो इस तरह 60 और 40 मिला के होते हैं 100 गीगावाट। तो ये हमारा सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट का टारगेट था, ये हमने अचीव कर लिया है। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा से हम 60 गीगावाट बिजली बनाने के टारगेट रखा था हमने। बायो पावर से या बायोमास या बायोगैस से क्या है, हम 10 गीगावाट का हमारा टारगेट था। स्मॉल हाइड्रो पावर की बात करें तो इससे हमें 5 गीगावाट का हमारा टारगेट था। ये टारगेट हमारे 2022 तक का था। अब वो हमने अचीव कर लिया। अब 2030 का नया टारगेट है हमारा, 2030 तक का हमारा नया टारगेट है, और ये कितना है, ये हमारा 500 गीगावाट का टारगेट हमने रखा है कि 2030 तक हमें नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 500 गीगावाट रखा है। अब बात करते हैं ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। ये तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन थे। अब परंपरागत ऊर्जा संसाधन की बात करें तो प्राचीन काल से परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से क्या, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोई नई तकनीक की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमारी पुरानी तकनीकें हैं उनसे ही हम ऊर्जा उत्पन्न कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। क्या होती है? प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। अब बात करें केवल एक जल विद्युत को छोड़ दो, ये जल विद्युत को छोड़कर जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है ये सामान्यतः क्या होता है, अनवीकरणीय होते हैं, अर्थात आप इनको एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं ले सकते। अर्थात परंपरागत ऊर्जा संसाधन बार बार में प्रयोग नहीं लिए जा सकते। एक बार प्रयोग में लाने के बाद उनसे वो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, फिर आप दोबारा उनसे वो ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अब बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन की। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं?
तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन की हम बात करें तो इसमें हम कोयला लेंगे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा और जल विद्युत। कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। अब आता कोयला। अब इन सब का आप उपयोग किसके अंदर करते हैं? पावर प्लांट के अंदर। तो अब बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो थर्मल पावर प्लांट से हम क्या बिजली बनाते हैं? हमारी स्थापित क्षमता किसकी कितनी है थर्मल पावर प्लांट में? कोयले से यदि हम बिजली बनाते हैं तो हमारी स्थापित क्षमता 210 गीगावाट की, गैस से 25 गीगावाट, डीजल से 0.5 गीगावाट। इस तरह हमारे 236 गीगावाट की हमारे थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाने की क्षमता है। तो ये क्षमताएं आप याद रखिएगा। भारत में क्या सन 1920 में क्या हैदराबाद में हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई थी। और ये भारत का क्या था? पहला थर्मल पावर प्लांट था। कौन सा? हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट क्या है? 1920 में हैदराबाद में स्थापित था और ये भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट था। सन 1975 में भारत में एनटीपीसी की स्थापना की गई थी, जो क्या करता था? ये थर्मल पावर प्लांट बनाता था। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, या नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये एनटीपीसी है। फिर बात करें भारत की, तो भारत में और कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे विंध्याचल में, जो हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी क्षमता हमारे 4760 मेगावाट की है। मुंद्रा, ये हमारे गुजरात में, इसकी क्षमता 4620 मेगावाट की है। बाकी शासन, जो हमारे मध्य प्रदेश में है, तिरोदा महाराष्ट्र में, तलचर उड़ीसा में, रिहंद उत्तर प्रदेश में, सिपत छत्तीसगढ़ में, हमारे चंद्रपुर महाराष्ट्र में, एनटीपीसी जो दादरी उत्तर प्रदेश में, सिक्का गुजरात में, उकाई गुजरात में। तो इस तरह हमारे देश के अंदर बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है। तो आप इनका बार बार देखें, कॉपी पेन साथ में रखें ताकि इनको लिख लिख कर याद करें। फिर आते हैं हमारे जल विद्युत। तो हमने तापीय विद्युतों की तो बात कर ली, अब आती है हमारी जल विद्युत। तो भारत में संभावित जल विद्युत क्षमता कितनी है? 148.7 गीगावाट। अर्थात हम चाहें तो इतना उत्पादन कर सकते हैं। अब चाहने से कुछ नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम करते कितनी है? 46.8 गीगावाट ही उत्पादन करते हैं। और डेटा कब का है? अगस्त 2022 का। भारत की बात करें तो भारत में 1897 में दार्जिलिंग में जो सिंद्रापोंग जल विद्युत प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत की गई थी। कौन सा? सिंद्रापोंग जो जल विद्युत प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत दार्जिलिंग में 1897 में की गई थी। फिर 1902 में कर्नाटक में जो कावेरी नदी है उस पर शिव समुद्रम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। कौन सा? शिव समुद्रम प्रोजेक्ट। भारत की बात करें तो भारत में 1975 में जल विद्युत राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, जिसे एनएचपीसी कहते हैं, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की गई। और यही क्या करता था? जो जल विद्युत प्रोजेक्ट की स्थापना करता था। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोयना नदी है, तो कोयना नदी पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और कोयना प्रोजेक्ट भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। जो कोयना प्रोजेक्ट क्या भारत का सबसे बड़ी परियोजना है। इसके जरिए हम क्या 1960 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेंगे। उत्तराखंड में भागीरथी नदी है और उस पर क्या टिहरी बांध प्रोजेक्ट चल रहा है। टिहरी बांध प्रोजेक्ट की बात करें तो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में क्या सतलज नदी पर नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट चल रहा है। और नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट भारत की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना है। कैसी परियोजना है? सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना है। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? गुजरात में नर्मदा नदी पर। और सरदार सरोवर बांध क्या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। कैसा बांध है? कंक्रीट बांध है। तो इस तरह हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ली। अब कुछ प्रोजेक्ट की और बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। मचकुंड नदी पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में है ये। शरावती नदी पर कर्नाटक में। इडुक्की पेरियार नदी पे केरल में। तुलबुल और उरी झेलम में जम्मू कश्मीर में।
दुलस्ती, सलाल और बगलिहार ये हमारे चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। चमेरा रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। रंजीत सागर या थीन बांध तो ये रावी नदी पर पंजाब में। जो हमारे पोंग महाराणा प्रताप जलाशय, पोंग और पंडो ये व्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नांगल जिसके पीछे क्या बना, गोविंद सागर जलाशय, तो ये हमारे सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। इंदिरा सागर ये हमारे नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। बान सागर सोन नदी पर मध्य प्रदेश में। रिहंद नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। बाली मेला जो हमारे सिलेरू नदी है उड़ीसा में। तिस्ता नदी सिक्किम में पड़ती है। रंगीत नदी हमारे सिक्किम में पड़ती है। तो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट देख लिए। एक और देख लेते हैं हमारे फांगपुई वाला, तो ये लोकटक नदी है उसमें, जो मणिपुर के अंदर, तो उस पर देख सकते हैं। तो लोकटक अभ्यारण्य भी, जहाँ जिसको फांगपुई अभ्यारण्य भी कहते हैं, जहाँ यदि आपको याद हो तो जो डांसिंग डियर है वो पाए जाते हैं। लेकिन वो डांसिंग नहीं करते, वो केवल उछलते हैं, लेकिन लोगों को वो डांस करते हुए लगते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है या अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन, इनका प्रयोग पिछले कुछ दशकों से किया जा रहा है, मतलब कुछ ही सालों से किया जा रहा है, हाल ही में शुरू कराया है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का विकास क्या वर्तमान में भी कर रहे हैं, पहले तो करते थे लेकिन अब भी कर रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नई तकनीक की जरूरत पड़ती है। पुरानी तकनीक से इसमें काम नहीं चलता, नई तकनीक इसमें आती है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इससे प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती। और बड़ी बात करें तो सामान्यतः नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं, अर्थात इनका आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो इनके संसाधनों की बात करें तो ये कौन कौन से हैं, हमारे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय, लघु जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, कोल बेड मीथेन, शैल गैस, ये सब हमारे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। शैल गैस अनवीकरणीय, क्यों? क्योंकि शैल गैस, परमाणु ऊर्जा और कोल बेड मीथेन ये एक समय पर खत्म हो जाएंगे। ये तीनों हमारे अनवीकरणीय हैं, ये याद रखना। लेकिन ये हमारे अनवीकरणीय लेकिन अपरंपरागत भी है, क्यों? क्योंकि हाल ही में हमने इसका उपयोग करना शुरू किया है, लंबे समय से हम इनका उपयोग नहीं कर रहे। अब बात करते हैं एक एक करके इनके बारे में। पहले आती है हमारी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में बात करें तो भारत में जितनी भूमि है उसमें हर साल 5000 ट्रिलियन किलोवाट ऊर्जा गिरती है सूर्य से। अब जिससे हम क्या करते हैं कि 748 गीगावाट बिजली बना सकते हैं। हम चाहें तो कितनी बिजली बना सकते हैं, 748 गीगावाट, और हम बनाते कितनी है, 59 गीगावाट। अब भारत की क्षमता में जो कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे आगे है, अर्थात जो सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य चल रहा है, यह हमारी स्थापित क्षमता में राजस्थान चाहे तो 142 गीगावाट बिजली बना सकता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये 111 गीगावाट बिजली बना सकता है, और महाराष्ट्र की बात करें 64 गीगावाट बिजली बना सकता है। लेकिन पता नहीं कोई तो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, लेकिन कौन कितना करता है वह मायने रखता है। तो राजस्थान पहले स्थान पे है, ये केवल 14 गीगावाट बिजली बनाता है, जबकि बना कितना सकता है, 142 गीगावाट। फिर गुजरात की बात करें तो गुजरात का तो लिस्ट में नाम भी नहीं था, जबकि एक दूसरे नंबर पे बिजली बनाता है, 7782 मेगावाट बिजली बनाता है। कर्नाटक तीसरे स्थान पे है, ये 7597 मेगावाट, ये मई 2022 की बात है। तमिलनाडु क्या 5572 मेगावाट, और आंध्र प्रदेश 4390 मेगावाट बिजली बनाता है। अब बात करें भारत में सौर ऊर्जा के प्रमुख प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं, कहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट है, तो आप याद रखिएगा। जो हमारे राजस्थान है तो राजस्थान में भडला प्रोजेक्ट है, उससे 2245 मेगावाट बिजली बन रही है। पावागढ़ कर्नाटक में, इससे 2000 मेगावाट। कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, रेवा मध्य प्रदेश में, और कमुथी हमारे तमिलनाडु में, तो यहाँ से बिजली बन रही है। फिर आता है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की बात करें तो जो हमारे बांध है बहुत सारे, जैसे ओंकारेश्वर बांध है, नर्मदा नदी बांध है, पर जो मध्य प्रदेश में लगा हुआ है, जो हमारे नर्मदा नदी पे एक बांध बना हुआ ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में, इस पर 600 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगा हुआ है।
जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, और ये 2023 तक बन गया। फिर रामागुंडम तेलंगाना के अंदर एक 100 मेगावाट का एनटीपीसी ने बनाया है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। और कयाकुलम जो केरल में है, टाटा पावर के द्वारा निर्माण किया गया क्या, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट तो आप समझते होंगे जितने बांध है, तो बांधों का जो ऊपर का पानी है उसका आप उपयोग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो सतह का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके ऊपर तैरते हुए सोलर प्लांट लगा सकते हैं। तो हमारा इससे बिजली भी बन जाएगी और मछलियों को गर्मी भी नहीं लगेगी। इसके बाद आते हैं हमारे दूसरा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है, हमारे 100 मीटर की ऊंचाई पर देखें तो 302 गीगावाट, और 120 मीटर ऊंचाई पर देखें तो 695 गीगावाट। तो ये हमारी संभावित क्षमता है कि हमारे जो पंखे हैं कितनी ऊंचाई पर लगे हो, 100 मीटर पर लगे हो तो 302 गीगावाट बिजली बनेगी, और 120 मीटर पर लगे होंगे तो 695 गीगावाट बिजली बनेगी। अब ये तो बनेगी, और हम बनाते कितनी है, केवल 41 गीगावाट। और इसमें सबसे आगे संभावित क्षमता में सबसे आगे कौन कौन है, सबसे आगे तो हमारा गुजरात है जो 142 गीगावाट, राजस्थान दूसरे पे 127 गीगावाट, कर्नाटक तीसरे 124 गीगावाट, महाराष्ट्र चौथा 98 गीगावाट, और पाँचवा हमारा आंध्र प्रदेश है 74 गीगावाट। और ये तो स्थापित वो हमारी संभावित क्षमता है। जबकि स्थापित क्षमता की बात करें तो तमिलनाडु नंबर 1 पे आता है। जबकि आप ध्यान से देखेंगे तो तमिलनाडु का नाम यहाँ कहीं भी नहीं है, जबकि नंबर 1 पे कौन है, हमारे तमिलनाडु 9.9 गीगावाट बिजली बनाता है। गुजरात दूसरे स्थान पे आता है, कर्नाटक तीसरे पे, महाराष्ट्र चौथे पे, राजस्थान हमारे 5वें स्थान पे आता है जो हमारी स्थापित क्षमता है उसमें। तो गुजरात 9.3 गीगावाट, कर्नाटक हमारे जो 5.1 गीगावाट, महाराष्ट्र 5 गीगावाट, और राजस्थान लगभग 4.5 गीगावाट बिजली बनाता है। किससे, पवन ऊर्जा से। पवन ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है उसमें दुनिया की बात करें तो चीन नंबर 1 पे आता है। चीन पवन ऊर्जा से बहुत सारी बिजली बनाता है। अमेरिका दूसरे स्थान पे, जर्मनी तीसरे पर, भारत क्या चौथे नंबर पे आता है। जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसके द्वारा जो भारत के जो अपतटीय क्षेत्र है उसमें स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो 2022 तक भारत में अपतटीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा का लक्ष्य हमारा 5 गीगावाट है। 2030 तक भारत में अपतटीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा का लक्ष्य हमारे 30 गीगावाट है। और अपतटीय क्षेत्र में संभावित ऊर्जा पवन ऊर्जा कितनी है, हमारी 127 गीगावाट। अपतटीय क्षेत्र तो आप समझते होंगे, जो भारत की कोस्टल लाइन है वहाँ पे हम यदि पवन ऊर्जा से बिजली बनाए तो हम कितनी बना सकते हैं, 127 गीगावाट। अब बात करें सोलर प्रोजेक्ट की, तो पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट की, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं हमारे। एक तो मुपंदल तमिलनाडु के अंदर है, राजस्थान में जैसलमेर, महाराष्ट्र में ब्राह्मणवेल, महाराष्ट्र में ढलगांव, और महाराष्ट्र में बंसुवाड़े। तो ये हमारे प्रोजेक्ट है पवन ऊर्जा के। अगली हमारी ऊर्जा आती है हमारी बायोमास ऊर्जा। कौन सी, बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा की बात करें तो भारत में जो कृषि अवशेष होते हैं, अर्थात खेती के बाद जो अवशेष बचते हैं उससे भी हम बिजली बना सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोमास ऊर्जा। और हमारी संभावित क्षमता हमारी कितनी है, 28 गीगावाट है, कि हम इससे 28 गीगावाट बिजली बना सकते हैं। तो ये तो बना तो सकते हैं, और संभावित क्षमता कितनी है हमारी, बैगस से। तो बैगस अर्थात जैसे बैगस किसे कहते हैं, बैगस का मतलब होता है जैसे आप चीनी बनाते हो गन्ने से, तो गन्ना से चीनी बनाने के बाद जो कचरा बचता है वो बैगस कहलाता है। वह क्या कहलाता है, बैगस कहलाता है। और उससे आप कितनी बिजली बना सकते हो, आप 14 गीगावाट बिजली बना सकते हो। तो इस तरह हम देखें दोनों को मिला के तो 28 और 14 कितने होते हैं, 42 गीगावाट। तो भारत से बायोमास ऊर्जा से कितनी बिजली बनाई जा सकती है, 42 गीगावाट। 28 और 14 को जोड़ेंगे तो 42 गीगावाट बना सकते हैं। अभी तो बना सकते हैं, तो बनाते कितनी है, बनाते हम केवल 10.2 गीगावाट बिजली बनाते हैं। और इसमें भारत में कौन सा राज्य किस जगह पे आता है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, कर्नाटक तीसरे नंबर पे आता है। कौन कहाँ आता है, महाराष्ट्र तो पहले स्थान पे आता है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे, और कर्नाटक तीसरे स्थान पे आता है। अब आगे बात करें अगले ऊर्जा संसाधन की, ये हमारे ज्वारी ऊर्जा संसाधन। तो भारत में ज्वारी ऊर्जा की संभावना कितनी है, 12.5 गीगावाट। अब भारत में ज्वारी ऊर्जा के संभावित क्षेत्रों की बात करें तो गुजरात में हमारे खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, तमिलनाडु में पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी,
पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, दक्षिणी हल्दिया वाला क्षेत्र, सुंदरबन वाला क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में ज्वारी ऊर्जा काफ़ी अच्छी बन सकती है। तो यहाँ से हम करते ही हैं। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के कौन कौन से प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। पूगा घाटी लद्दाख में, पूगा घाटी में क्या ओएनजीसी के द्वारा प्रोजेक्ट लगाया गया था भारत का पहला। चुमथांग लद्दाख में, तातापानी छत्तीसगढ़ में, सूरजकुंड झारखंड में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, खम्बम तेलंगाना, राजगीर बिहार, यहाँ पे क्या भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। सोहना हरियाणा, तपोवन उत्तराखंड, कैम्बे गुजरात। आगे हमारे जल विद्युत की आती है। तो भारत में लघु जल विद्युत की स्थापित क्षमता 4.9 गीगावाट है। 31 अगस्त की बात है 2022 की। हम आपके सामने जल्दी ही है ना इसका अपडेटेड वर्जन भी लेकर आएंगे। आगे आता हमारा परमाणु ऊर्जा। भारत में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। कब? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। और इसके जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। पहले परमाणु ऊर्जा आयोग बना, फिर परमाणु ऊर्जा विभाग अलग से बनाया गया। भारत में 1987 में NPCIL अर्थात न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। वर्तमान की बात करें तो भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? 6.7 गीगावाट। और टोटल में से देखें तो केवल 1.7% बिजली बनाता है। 1969 में क्या भारत का पहला परमाणु विद्युत घर कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र के तारापुर में। और तारापुर में जो परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट बनाए गए थे अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। तारापुर में स्थित जो परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 1973 में कनाडा के सहयोग से, तो ये शब्द आप याद रखना है, कनाडा के सहयोग से तो हमारे रावतभाटा में, अमेरिका के सहयोग से तारापुर में, रावतभाटा में परमाणु प्रोजेक्ट शुरू किया गया। रावतभाटा में जो परमाणु प्रोजेक्ट है इसकी विद्युत क्षमता हमारे 1180 मेगावाट है। और स्वदेशी उपकरण की बात करें, हमने हमारी परियोजना की बात करें तो पहली परियोजना है हमारी कलपक्कम तमिलनाडु में, ये शुरू की गई है 2013 में। जो तमिलनाडु में के कुडनकुलम में एक परियोजना शुरू की गई थी। तो ये भी याद रखना जो कुडनकुलम है तो ये वाली रूस की सहायता से की गई है। जो कुडनकुलम है तो कुडनकुलम में स्थित परमाणु प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 2000 मेगावाट। जो कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा परियोजना है तो भारत की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना ये है। तो बात करें भारत की, तो भारत में परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट कौन कौन से, तो ये इनकी लिस्ट बनाइएगा, आप याद कीजिएगा कौन सा कहाँ पर है। सबसे पहले आता है तारापुर। तारापुर हमारे महाराष्ट्र में, रावतभाटा हमारे राजस्थान में, कलपक्कम हमारे तमिलनाडु में, कुडनकुलम है ये भी हमारे तमिलनाडु में, कुडनकुलम है ये भी तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, काकरापार गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, जैतपुर हमारे महाराष्ट्र में। फिर आता हमारा कोलबेड मिथेन। क्या कोलबेड मिथेन की बात करें तो कोलबेड मिथेन में कौन कौन से राज्य? हमारे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और झारखंड। अर्थात जहाँ कोयला होगा वहीं कोलबेड मिथेन होगी। तो छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र है ये। फिर आता है हमारा शेल गैस। शेल गैस का मतलब, शेल का अर्थ होता है चट्टाने और गैस का मतलब गैस, तो चट्टानों के बीच में जो गैस पाई जाती है वो शेल गैस कहेंगे। तो भारत में 6 बेसिन है जिनसे शेल गैस निकलने के अनुमान लगाए गए हैं। तो हमारे खंबात की खाड़ी अर्थात खंबात बेसिन, इंडो गंगा बेसिन, जो हमारे कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, गोंडवाना बेसिन और असम अराकान बेसिन। तो इन बेसिनों के अंदर क्या है? शेल गैस निकलने की संभावना पूरी है। तो इस तरह से आज हमने भारत के अंदर ऊर्जा संसाधनों के बारे में देखा, उनकी संभावित क्षमता और भारत में स्थापित क्षमता के बारे में देखा। आप ये वाला लेसन है ज्योग्राफी का जिसको आपको अपडेट करते रहना होगा, अर्थात समय के साथ यदि आप इसको अपडेट नहीं करेंगे तो डेटा इसका पुराना होता जाएगा। तो इसको समय के अनुसार जब भी आप परीक्षा दे रहे हैं तो उसके साथ इसको अपडेट करते रहें और खुद भी अपडेट रहें चीज़ों से। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।